नमस्कार साथियों आज हम बात करेंगे मौर्य वंश के संबंध में। देखिए दोस्तों, भारतीय इतिहास में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, मौर्य वंश, गुप्त काल, वर्धन आदि ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगभग इनसे प्रश्न अवश्य ही बनते हैं। तो सभी परीक्षाओं के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और जिन जिन एग्जाम में आपके इंडियन हिस्ट्री आती है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप इनको पढ़ना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे मौर्य वंश की या मौर्य काल की। तो देखिए दोस्तों, मौर्य वंश या मौर्य काल था वो लगभग प्रारंभ होता है 322 या 323 ईसा पूर्व से लगभग 185-187 ईसा पूर्व तक। कहाँ तक प्रारंभ होता है? लगभग 322 ईसा पूर्व से लगभग 185 ईसा पूर्व या फिर 323 ईसा पूर्व से लगभग 187 ईसा पूर्व इसका समय रहता है, इसका कालखंड रहता है मौर्य वंश का। मौर्य वंश की बात करें तो मौर्य वंश का जो शासन था वो था मगध महाजनपद पर। किस पर था दोस्तों? बात करें मगध महाजनपद, मगध महाजनपद पर था। मगध महाजनपद पर किसका शासन था? मौर्य वंश का शासन था। देखिए दोस्तों, ये जो मगध महाजनपद था ये एक बहुत ही प्रमुख महाजनपद था। तो सबसे पहले एक शब्द है यहाँ पर, ये जो महाजनपद, ये महाजनपद पर बात कर लें दोस्तों। जैसे वर्तमान में हम देखते हैं हमारा जो भारत है वो 28 राज्यों व 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बटा हुआ है। उसी प्रकार महाजनपद काल में भारत 16 जनपदों में, महाजनपदों में बटा हुआ था। भारत के 16 छोटे बड़े हिस्से हुआ करते थे। इन हिस्सों को ही क्या कहा जाता था? महाजनपद कहा जाता था। और महाजनपद काल की हम बात करें कि महाजनपद कौन से समय को कहा जाता है, कौन से कालखंड को कहा जाता है, तो महाजनपद का जो समय था दोस्तों, महाजनपद का जो समय था वो लगभग ईसा से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, ईसा से 600 वर्ष पहले, यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लगभग चौथी शताब्दी ईसा पूर्व तक था। कहाँ पर था? चौथी शताब्दी ईसा पूर्व तक इसका समय था। किसका? महाजनपद काल का। इस महाजनपद काल में ही सबसे महत्वपूर्ण जो जनपद था, महाजनपद काल में जो सबसे महत्वपूर्ण जनपद था उसका नाम था मगध महाजनपद। क्या नाम था? मगध महाजनपद। दोस्तों, ये जो मगध महाजनपद था, ये मगध महाजनपद बहुत ही शक्तिशाली जनपद था, बहुत ही महत्वपूर्ण जनपद था, बहुत ही धन धान्य से पूर्ण जनपद था। क्योंकि ये जो शक्तिशाली जनपद था इसने ही लगभग अपने आप को स्वयं सिद्ध करके बता दिया था कि मुझसे श्रेष्ठ जनपद कोई भी नहीं है। आगे बात करें महाजनपद काल में मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुई दोस्तों, तो देखिए मैं आपको बताऊं कि मौर्यों से पहले यहाँ मगध पर मौर्यों से पहले नंद वंश का शासन था। किसका शासन था? नंद वंश का। देखिए दोस्तों, किसका शासन था? नंद वंश का शासन था। अब नंद वंश में जो अंतिम शासक था, नंद वंश का अंतिम शासक की बात करें हम, जो अंतिम शासक हुआ इसका नंद वंश का, उसका नाम था घनानंद। क्या नाम था? घनानंद, या फिर इसे कहीं कहीं आपको मिलेगा धनानंद भी मिलेगा। क्या मिलेगा? धनानंद भी आपको देखने को मिलेगा। दो नाम हमें इसके देखने को मिलते हैं, जो कि नंद वंश का अंतिम शासक था, घनानंद या धनानंद। क्या देखा दोस्तों हमने अभी तक कि मगध महाजनपद पे मौर्यों का शासन था। महाजनपद काल के समय की बात करें तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक महाजनपद काल का समय माना जाता है। और उस समय भारत में कितने? 16 जनपद थे। कितने जनपद थे? 16 जनपद थे। इन 16 जनपदों में मगध जो जनपद था बहुत ही महत्वपूर्ण जनपद था, बहुत ही शक्तिशाली, धन धान्य से संपन्न और बहुत ही प्रमुख जनपद कौन सा था? वो था मगध जनपद। मगध जनपद पर मौर्य वंश की स्थापना से पहले जिस वंश का शासन था उसका नाम था नंद वंश, और नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद या धनानंद अंतिम शासक था। इस घनानंद या धनानंद को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे लगभग 322 या 323 ईसा पूर्व, 323 से 322 ईसा पूर्व इसे परास्त कर दिया था घनानंद को। और घनानंद को परास्त कर मगध में
मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने जब मगध पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की तो जिसकी सहायता की थी, इसकी जो सहायता की, इसका जो मार्गदर्शन किया, सहायता इसकी जो की गई थी, इसका जो मार्गदर्शन किया गया वो किया गया था इसके गुरु चाणक्य द्वारा। इसके जो गुरु थे उनका नाम था चाणक्य। क्या नाम था? चाणक्य। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए चंद्रगुप्त की सहायता किसने की, चंद्रगुप्त का मार्गदर्शन किसने किया? गुरु चाणक्य ने किया। गुरु चाणक्य ने क्या किया? इसने इसको मार्गदर्शन दिया और घनानंद को परास्त करवाकर मौर्य वंश की स्थापना कर दी थी मगध पर। अब यहाँ पर हमारे पास 3 व्यक्ति यहाँ पर आते हैं दोस्तों। देखिए 3 व्यक्तियों के संबंध में हम बात करें, 3 व्यक्ति कौन कौन आ गए हमारे पास? एक तो आते हैं यहाँ पर घनानंद। कौन है? घनानंद। घनानंद के बाद में हमारे पास एक व्यक्ति यहाँ पर आते हैं चाणक्य, और एक व्यक्ति यहाँ पर जो तीसरे हमारे पास आते हैं उनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त एक और 2 और आते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय और चंद्रगुप्त प्रथम भी आएंगे, लेकिन वो गुप्त वंश के हैं। ये चंद्रगुप्त मौर्य है, वो सिर्फ चंद्रगुप्त उनका नाम रहता है। तो देखिए यहाँ पर 3 व्यक्ति आ गए। एक तो आ गए घनानंद, एक है यहाँ पर चाणक्य। कौन कौन है? एक तो यहाँ पर घनानंद है, एक यहाँ पर चाणक्य है और एक चंद्रगुप्त मौर्य है। अब तीनों की बात करें, आखिर ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि गुरु चाणक्य ने इसका चंद्रगुप्त की सहायता की, इसे मार्गदर्शन दिया और मगध वंश पर शासन स्थापित करने में चंद्रगुप्त सफल हुआ। तो देखिए हुआ क्या था, ये जो चाणक्य हैं ये एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण थे। कौन थे? विद्वान ब्राह्मण थे और ये तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य थे। कौन थे? तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है पेशावर पाकिस्तान में, तक्षशिला विश्वविद्यालय में क्या थे? आचार्य थे, वहाँ पर आचार्य थे। एक बार क्या हुआ दोस्तों, एक घटना थी कि ये जो घनानंद है, इस घनानंद ने क्या किया, इस घनानंद ने चाणक्य का अपमान कर दिया था। किसी बात को लेकर घनानंद ने चाणक्य का अपमान कर दिया था, जिससे चाणक्य बहुत ही ज़्यादा दुखी थे, व्यथित थे। इन्होंने शपथ ले ली थी कि मैं जब तक इस घनानंद को परास्त नहीं कर देता, नंदवंश को समूल नष्ट नहीं कर देता, नंदवंश को समाप्त नहीं कर देता, तब तक अपनी शिखा को नहीं खोलूँगा, तब तक अपनी चोटी को नहीं खोलूँगा। तब तक अपने बालों को बंधा रखूँगा, खोलूँगा नहीं, तब तक अपनी जो चोटी है उसे नहीं बांधूंगा, अपनी चोटी को खुला रखूंगा, शिखा को खुला रखूंगा। किसने कहा? चाणक्य ने कहा था। क्या था? मैं तब तक अपनी चोटी को नहीं बांधूंगा, अपनी शिखा को नहीं बांधूंगा, अपने बालों को खुला रखूंगा। ये चाणक्य ने शपथ ली और इसने क्या किया, इस शपथ लेने के बाद कि मुझे घनानंद का इसको समाप्त करना है, नंदवंश को समाप्त करना है, तो चाणक्य ने अपनी योजना बनाने के लिए किसी एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो कि इसकी जो चाणक्य की जो प्रतिज्ञा थी, इनकी जो शपथ थी, उसको पूरा कर सके। तो ये अपनी खोज में निकल चुके किसी ऐसी व्यक्ति के तलाश में जो कि इनको सहयोग, इनके बात मानकर इनके मार्गदर्शन में मगध पर अधिकार कर सके। तो एक बार क्या हुआ दोस्तों, ये किसी जंगल से गुजर रहे थे चाणक्य, गुजर रहे थे। वहाँ पर इन्होंने क्या देखा कि वहाँ पर एक छोटा बालक बैठा हुआ है जंगल में गुजर रहे थे। तो वहाँ जंगल पे एक टीला बना हुआ था मिट्टी का। इस मिट्टी के टीले पे एक बालक बैठा हुआ था। कौन बैठा हुआ था? एक बालक बैठा हुआ था। ये बालक इस प्रकार से व्यवहार कर रहा था जैसे ये शासक हो। क्यों? क्योंकि इसके आसपास छोटे छोटे बच्चे और बैठे हुए थे। ये सभी बच्चे बैठे हुए थे और ये सब बच्चे इसकी बात मान रहे थे। इसका व्यवहार, उसके लक्षण देखकर, इसका व्यवहार इस बालक का लक्षण देखकर इन्होंने निश्चित किया कि मैं इस बालक को अपने साथ ले जाऊंगा, इस तक्षशिला विश्वविद्यालय के ले जाकर इसे शिक्षा दीक्षा प्रदान करूंगा और मैंने जो प्रतिज्ञा ली है, यानी कि चाणक्य ने जो प्रतिज्ञा ली है, उसे वो पूरा करवाएंगे। तो यहाँ पर जब ये बच्चा यहाँ पर इस प्रकार से खेल रहा था, इन बच्चों से के साथ इस प्रकार से व्यवहार कर रहा था जैसे स्वयं राजा हो, ये इसके मंत्री हैं, इसके अधिकारी हैं, इसकी जनता है, आदि हैं, सेनापति हैं, आदि इसकी मानकर इन बच्चों के साथ व्यवहार कर रहा था। इसके लक्षणों की पहचान की चाणक्य ने और इसे अपने साथ ले गए। और ये बच्चा कौन था? ये बच्चा था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? ये बच्चा था चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने इसके लक्षणों से, इसकी प्रतिभा से पहचाना चाणक्य ने और अपने साथ कहाँ ले गए? इसको तो अपने साथ ले गए तक्षशिला। कहाँ ले गए? तक्षशिला ले गए।
तक्षशिला में ले जाकर इसकी शिक्षा दीक्षा पूरी की। इसे इन्होंने राजनीति शास्त्र का ज्ञान दिया, अर्थशास्त्र का ज्ञान दिया, धर्मशास्त्र का ज्ञान दिया, युद्ध कौशल से सिखाए, आदि प्रकार की विद्याएं इसे प्रदान की। उसके बाद इस चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर आक्रमण किया और मगध की जो राजधानी पाटलिपुत्र थी उस पर अधिकार करके नंद वंश को समाप्त कर दिया और वहाँ पर इन्होंने घनानंद को पराजित करके नंद वंश को समाप्त कर दिया और मौर्य वंश की स्थापना की लगभग 322 ईसा पूर्व या 323 ईसा पूर्व। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर घनानंद, चाणक्य, चंद्रगुप्त के बीच में क्या संबंध था उसको हमने समझा। चाणक्य के साथ क्या घटना घटी थी, उसके अपमान की जो घटना घटी थी उसका बदला लेने के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तैयार किया और घनानंद को परास्त करके नंद वंश को समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना की। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, चंद्रगुप्त जो ये मिट्टी के टीले पर बैठकर जो खेल खेल रहा था, इस प्रकार का जो खेल खेल रहा था, इस खेल को एक नाम दिया गया दोस्तों। इसको क्या नाम दिया गया? इन्होंने इसे नाम दिया था, ये जो खेल था इसे कहा जाता था राजकीलम। क्या था? राजकीलम। राजकीलम खेल ये खेल रहा था। कौन खेल रहा था? चंद्रगुप्त। इस राजकीलम खेल को देखकर ही, इस राजकीलम खेल में इसकी प्रतिभा देखकर ही चाणक्य निश्चित कर लिया था कि ये जो बच्चा है मेरा बदला ले सकता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे बात करते हैं, थोड़ा सा चाणक्य के बारे में बात करेंगे, फिर चंद्रगुप्त के संबंध में बात करेंगे कि किस प्रकार से कौन सी घटना घटी थी। तो इस प्रकार से दोस्तों लगभग छठी शताब्दी ईसा पूर्व से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद काल था और इस महाजनपद काल में जो सबसे महत्वपूर्ण जो जनपद था उसका नाम था मगध महाजनपद। मगध महाजनपद पर मौर्यों से पहले जिसका शासन था वह वंश था नंद वंश और नंद वंश के जो अंतिम शासक थे घनानंद, घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया लगभग 322 ईसा पूर्व और अपने गुरु के मार्गदर्शन में इन्होंने इसे पराजित किया था और मगध पर इन्होंने चंद्रगुप्त ने अधिकार कर लिया था और वहां पर मौर्य वंश की स्थापना कर दी थी। इनके गुरु का नाम था चाणक्य, जिनके अन्य नाम हमें देखने को मिलते हैं विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य। देखिए थोड़ा सा चाणक्य के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चाणक्य की। चाणक्य की बात करें दोस्तों तो चाणक्य जो थे ये कौन थे? ये आचार्य थे, ये ब्राह्मण विद्वान थे। ब्राह्मण विद्वान थे। कौन थे? ब्राह्मण भी थे और विद्वान भी थे। ये तक्षशिला विश्वविद्यालय में, तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य थे। क्या थे? तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य थे। कौन कौन थे? चाणक्य। चाणक्य के अन्य नाम की हम बात करें दोस्तों तो चाणक्य के अन्य नाम हमें और देखने को मिलते हैं। इनके नाम है कौटिल्य। क्या? कौटिल्य। तथा एक नाम और है इनका, उसका नाम है विष्णुगुप्त। क्या नाम है वो? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन से नाम है चाणक्य के? कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त। ये ब्राह्मण विद्वान थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय में ये आचार्य थे। कौन? चाणक्य। चाणक्य की एक रचना है दोस्तों, उसका नाम है अर्थशास्त्र। चाणक्य की जो रचना है, रचना की बात करें तो इनकी रचना का नाम है अर्थशास्त्र। क्या नाम है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र के जो भाग हैं, इसके भाग की बात करें तो इसमें जो भाग है, भागों की संख्या है 15। कितनी है? 15। उपभाग की बात करें तो उपभाग यहाँ पर आ जाते हैं दोस्तों इसके 180। और यहाँ पर हम श्लोकों की बात करें कि इसमें कुल कितने श्लोक हैं तो लगभग 6000 श्लोक इसमें माने गए हैं। कितने? लगभग 6000 श्लोक अर्थशास्त्र में माने गए हैं। अर्थशास्त्र की भाषा की बात करें तो यहाँ पर हमें स्पष्ट हो जाता है कि अर्थशास्त्र की जो भाषा है वो कौन सी भाषा है? संस्कृत इसकी भाषा है। कौन सी भाषा है? संस्कृत। और इसका जो विषय है, इसका जो विषय है, अर्थशास्त्र का जो विषय है, उस विषय की बात करें तो दोस्तों ये राजनीति पर लिखी गई पुस्तक है। किस पे लिखी गई पुस्तक है? राजनीति शास्त्र पर। तो राजनीति का ज्ञान इसमें दिया गया है किसमें? अर्थशास्त्र में। यहाँ पर एक शब्द और आया है हमारे पास, तक्षशिला विश्वविद्यालय। देखिए दोस्तों तक्षशिला विश्वविद्यालय को भी थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए तक्षशिला विश्वविद्यालय की बात करें तो दोस्तों ये जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था, तक्षशिला जो विश्वविद्यालय था ये विश्व का
पहला विश्वविद्यालय माना जाता है। क्या माना जाता है? विश्व का पहला विद्यालय माना जाता है। ये सिंधु नदी तथा झेलम, दो नदियां हैं दोस्तों यहाँ पर, सिंधु तथा झेलम नदियों के संगम पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सिंधु नदी तथा झेलम नदी के संगम पर। कहाँ पर स्थित है? सिंधु तथा झेलम नदी के संगम पर। इसके स्थान की बात करें तो ये दोस्तों रावलपिंडी में स्थित है। कहाँ? रावलपिंडी। स्थान की बात करें दोस्तों तो स्थान यहाँ पर देखिए, रावलपिंडी ये स्थित कहाँ पर है? पेशावर में। कहाँ पर? पेशावर में। और पेशावर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये स्थित है पाकिस्तान में। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। तो देखिए दोस्तों, तक्षशिला विश्वविद्यालय जो विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय माना जाता है, इस सिंधु तथा झेलम नदी के संगम पर स्थित है। ये स्थान है रावलपिंडी, पेशावर, पाकिस्तान में। कहाँ पर? रावलपिंडी, पेशावर, पाकिस्तान में स्थित है। तो हमने इसमें क्या क्या देखा दोस्तों? इसमें हमने सबसे पहले तो बात करी चाणक्य की। तो जो चाणक्य थे दोस्तों, इनके नाम दो मिलते हैं हमें, कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त। ये एक ब्राह्मण विद्वान थे तथा तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य थे। कौन थे? तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य थे। हम बात करें इनकी रचना की, चाणक्य की जो रचना है बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की बात करें दोस्तों तो अर्थशास्त्र जो कि जिसके भाग थे वो 15 भाग थे। उपभाग की बात करें तो उपभाग इसके 180 थे। श्लोकों की बात करें तो इसके 6000 श्लोक थे। कितने थे? 6000 श्लोक थे लगभग। और भाषा थी इसकी संस्कृत। विषय की बात करें तो अर्थशास्त्र का जो विषय था वो राजनीति शास्त्र था। राजनीति के संबंध में अर्थशास्त्र में लिखा गया है। यहाँ पर वर्ड आया था दोस्तों तक्षशिला, जिसमें ये आचार्य थे कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य। तो तक्षशिला के संबंध में भी थोड़ा सा परिचय हम यहाँ प्राप्त कर लें तो तक्षशिला एक विश्वविद्यालय था जो कि विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। यहाँ बात करें इसकी कहाँ पर स्थित था तो सिंधु नदी तथा झेलम नदी के संगम पर ये स्थित था। स्थान है रावलपिंडी, पेशावर, पाकिस्तान। रावलपिंडी, पेशावर, पाकिस्तान। अब यहाँ पर दोस्तों हमने चाणक्य के बारे में जान लिया और तक्षशिला के बारे में बहुत ही संक्षेप में हमने जान लिया। आगे हम बात करेंगे अब चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य वंश के संबंध में। चंद्रगुप्त और मौर्य वंश के संबंध में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करते हैं अगले बारे में। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। आगे अब हम बात करेंगे अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि मौर्य शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई आदि। तो हमने चाणक्य के बारे में देखा, विष्णुगुप्त और कौटिल्य इनका नाम था। ये ब्राह्मण विद्वान थे, तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य थे। इनकी जो रचना थी उसका नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में भाग हैं 22, भाग है 15 और इनके जो उपभाग हैं 180 श्लोक थे लगभग। 6000 भाषा थी संस्कृत। विषय था राजनीति शास्त्र। राजनीति के संबंध में इसमें बताया गया था। और तक्षशिला विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है जो कि रावलपिंडी, पेशावर, पाकिस्तान में स्थित है, झेलम व सिंधु नदी के संगम पर। अब बात करते हैं मौर्य की। मौर्य शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, क्योंकि मौर्य वंश हम पढ़ रहे हैं तो मौर्य शब्द को समझना भी हमारे लिए अनिवार्य है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आता है शब्द मौर्य। अब मौर्य के लिए कहा जाता है कि इसके लिए कौन कौन से शब्द हैं जिनकी वजह से चंद्रगुप्त ने अपने नाम के साथ मौर्य लगाया। तो सबसे पहले यहाँ पर एक मत देखने को मिलता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो मौर्य जाति के थे। कौन सी जाति के थे? मौर्य जाति के थे। मौर्य जाति के थे, इस वजह से इन्हें क्या कहा गया? इन्हें कहा गया मौर्य। दूसरा यहाँ पर देखने को मिलता है कि इनका जो संबंध था, चंद्रगुप्त मौर्य का जो संबंध था वो मोरों को पालने वाली जो जाति होती है, मोरों को पालने वाली जो जाति होती है उससे था। मोरों को पालने वाली जाति से संबंध, किसे संबंध बताया गया? मोरों को पालने वाली जाति से इनका संबंध बताया गया। किनका संबंध बताया गया? चंद्रगुप्त मौर्य का। तो दोस्तों एक कारण तो ये कि मौर्य जाति के थे, दूसरा था मोरों को पालने वाली जाति से इनका संबंध था। और इनका जो चिन्ह हुआ करता था वो भी कौन सा था? मोर हुआ करता था। तीसरा यहाँ पर दिया गया है दोस्तों कि जो चंद्रगुप्त जो मौर्य थे उनकी माता का नाम था मुरा। क्या नाम था? मुरा। और मुरा के नाम के कारण ही ये क्या हो गए? मौर्य हो गए। इनकी माता का नाम क्या था? मुरा। इनकी माता थी मुरा।
मुरा से ही क्या बन गया, मौर्य, और इन्होंने अपनी माता के नाम को ही आगे बढ़ाते हुए अपने नाम के साथ मौर्य शब्द को जोड़ लिया। तो 3 कारण इनके मौर्य की जो शब्द है उसकी उत्पत्ति के संबंध में बनते हैं। किसके संबंध में बनते हैं, ये इसकी उत्पत्ति मैंने आपको बता दी। क्या बता दी, उत्पत्ति। दोबारा देख लें दोस्तों, मौर्य शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो मौर्य शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वो मौर्य जाति, बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य जाति के थे, इस वजह से मौर्य शब्द लगाया। दूसरा आता है कि मोरों को पालने वाली जो जाति होती थी उससे संबंध था चंद्रगुप्त मौर्य का, इसलिए मौर्य शब्द लगाया। तीसरा यहाँ पर आता है कि इनका माता का नाम था मुरा, मुरा नाम होने के साथ ही इन्होंने अपने शब्द के साथ मौर्य, अपने नाम के साथ मौर्य शब्द लगा लिया था। इनकी माता का नाम क्या था, मुरा। तो इस प्रकार से मौर्य शब्द की उत्पत्ति हुई। मौर्य शब्द को इन्होंने अपना नाम बनाया, मुख्य नाम पर इन्होंने लगाया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम कि जो मौर्य वंश है इनको अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग व्यक्तियों द्वारा अलग अलग जाति का या वर्ण का बताया गया है। इन्हें क्षत्रिय भी कहा गया है मौर्यों को साथ में शूद्र भी कहा गया है और मौर्यों को ब्राह्मण भी कहा गया है। तो देखिए दोस्तों, बात कर लें हम सबसे पहले कि मौर्यों को ब्राह्मणों ने क्या कहा है। देखिए दोस्तों, इनके जाति या वर्ग की बात करें, जाति या वर्ग, वर्ग बोल दीजिए, वर्ण बोल दीजिए, इनकी जाति वर्ग या वर्ण क्या था। तो सबसे पहले बात करें ब्राह्मणों की, तो जो ब्राह्मण थे या ब्राह्मण साहित्यों में मौर्यों को क्या कहा गया, मौर्यों को कहा गया शूद्र। क्या कहा गया, मौर्यों को शूद्र कहा गया। इनके कहने के पीछे इनका जो तर्क था, ये कहते थे इनकी जो माता थी वो संभवतः शूद्र जाति की थी। इनकी माता का क्या नाम था, मुरा। माना जाता कि मुरा एक शूद्र महिला थी, ऐसा माना जाता है, ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। आगे बात करें दोस्तों, तो ब्राह्मण जाति ने बताया कि शूद्र से थे। मौर्य कौन थे, मौर्य शूद्र थे। आगे यहाँ पर आ जाते हैं दोस्तों जैन धर्म और बौद्ध धर्म। कौन, जैन धर्म व बौद्ध धर्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म की हम बात करें तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने कहा कि जो मौर्य थे, मौर्य कौन से वर्ग से थे, तो मौर्यों की बात की इन्होंने बताया मौर्यों को क्षत्रिय। क्या बताया इन्होंने, मौर्यों को क्षत्रिय बताया। फिर आ जाते हैं, एक प्रसिद्ध रचना है विशाख दत्त की। कौन है, एक विशाख दत्त हैं, प्रसिद्ध इनकी रचना है विशाख दत्त की। तो विशाख दत्त ने बताया, अपनी एक रचना है मुद्रा राक्षस। कौन सी है, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में कहते हैं कि जो मौर्य थे, कौन, जो मौर्य थे वो मौर्य कौन थे, वो मौर्य थे वृषल। क्या कहा, वृषल। इनको क्या कहा इन्होंने अपनी रचना में, चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा। चंद्रगुप्त मौर्य को जब इन्होंने वृषल कहा तो वृषल का अर्थ होता है निम्न कुल वाला, निम्न जाति वाला। क्या होता है इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ इन्होंने बताया कि निम्न जाति वाला या निम्न कुल वाला। किसको बताया, चंद्रगुप्त मौर्य को। किसने बताया, मुद्रा राक्षस में विशाख दत्त ने बताया। यहाँ पर ग्रीक साहित्य की और बात करें दोस्तों, जो ग्रीक साहित्य हैं, ग्रीक साहित्यों में बताया गया है कि जो मौर्य थे, कौन, जो मौर्य थे वो निम्न कुल के नहीं थे, वो निम्न परिस्थितियों में जन्मे हुए थे। कौन से थे, निम्न परिस्थितियों में इसका जन्म हुआ था। किनका, मौर्यों का। इस वजह से निम्न परिस्थितियों में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था। इस वजह से ये इन्होंने इसको बताया कि निम्न कुल के नहीं थे, ये कौन थे, निम्न परिस्थितियों में इनका जन्म हुआ था। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्या क्या बात की हमने, मौर्यों की उत्पत्ति की बात की। तो मौर्य जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई कि मौर्य जाति से, ये जो चंद्रगुप्त थे वो मौर्य जाति के थे, इस वजह से मौर्य शब्द इन्होंने लगाया। आगे आते हैं कि मोरों को पालने वाली जाति से चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध था, इस वजह से इन्होंने मौर्य शब्द लगाया। और तीसरा यह मत आता है कि इनकी माता का नाम मुरा था, चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मुरा था, तो मुरा से मौर्य शब्द यहाँ ग्रहण कर लिया गया। जब जाति वर्ग या वर्ण की बात करें तो सब विद्वानों ने अलग अलग तर्क दिए हैं। ब्राह्मण साहित्य में कहा गया है कि मौर्य शूद्र थे। कौन थे, मौर्य शूद्र थे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म की बात करें तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में मौर्यों को क्षत्रिय बताया गया है। क्या बताया गया है, क्षत्रिय बताया गया है। विशाख दत्त की एक रचना है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में मौर्यों को वृषल कहा गया है। वृषल का अर्थ होता है निम्न कुल वाला, हीन कुल वाला, नीचे के कुल वाला। यहाँ पर आता है अगला ग्रीक साहित्य। ग्रीक साहित्य में कहा गया है
कि जो मौर्य थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, वो निम्न कुल के नहीं थे, बल्कि निम्न परिस्थितियों में जन्मे हुए व्यक्ति थे, अभाव वाली परिस्थितियों में जन्मे हुए व्यक्ति थे। तो इस प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तर्क दिया है इनकी जाति, वर्ग या वर्ण के संबंध में। मुद्रा राक्षस की बात करें दोस्तों, जो मुद्रा राक्षस जो विशाखदत्त की जो रचना थी, इस रचना में बताया गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो षड्यंत्र होते थे, उन षड्यंत्रों के संबंध में मुद्रा राक्षस में बताया गया था। तो यहाँ पर दोस्तों हमने इसके मौर्य शब्द की उत्पत्ति, जाति, वर्ग, वर्ण के बारे में देख लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम और बात करते हैं मौर्य वंश के बारे में। तो मौर्य की उत्पत्ति मौर्य जाति से मानी गई, मौर्यों को पालने वालों से मानी गई। इनकी माता का नाम मुरा था, चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मुरा था, इस वजह से इन्हें मौर्य कहा गया। ब्राह्मण साहित्यों में ही इन्हें कहा गया शूद्र, जैन व बौद्ध धर्म में इन्हें कहा गया क्षत्रिय, तथा विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस में विशल कहा गया चंद्रगुप्त मौर्य को। ग्रीक साहित्यों में कहा गया कि ये निम्न कुल से पैदा नहीं हुए थे, बल्कि निम्न परिस्थितियों में पैदा हुए थे। कौन? मौर्य वंश वाले, मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस प्रकार से उत्पत्ति, वर्ण और जाति के बारे में जान लिया। अर्थशास्त्र तक्षशिला और चाणक्य के बारे में भी हमने जान लिया। अब आगे बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा मौर्य वंश के संबंध में। और देखिए दोस्तों, मौर्य वंश जो था, यहाँ पर हम बात करें मौर्य वंश की, तो मौर्य वंश की पहले तो हम देख लेते हैं कि इसका जो क्षेत्र था दोस्तों, वो लगभग उत्तर पश्चिम में, लगभग यहाँ देखिए दोस्तों आप, यहाँ पर अफगानिस्तान आता है, यहाँ पर पाकिस्तान है। इन दोनों क्षेत्रों के यहाँ पर हिंदू कुश पर्वत आ जाता है। दोनों के बीच में कौन सा आता है? हिंदू कुश पर्वत आ जाता है। इस हिंदू कुश पर्वत से लेकर लगभग यहाँ पर दक्षिण में कावेरी नदी आती है। कौन सी नदी आती है? कावेरी नदी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो क्षेत्र बनता है लगभग अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पास, अब यहाँ पर आता है हिंदू कुश पर्वत। कौन सा आता है? हिंदू कुश पर्वत से लेकर कावेरी नदी तक इस पूरा जो साम्राज्य था वो किसका था? वो था मौर्यों का। किनका था? मौर्यों का पूरा साम्राज्य यहाँ पर देखने को मिलता है। और मगध जो क्षेत्र था, लगभग बिहार में जो पटना का जो क्षेत्र है वर्तमान में, उस पटना के क्षेत्र को पाटलिपुत्र कहा जाता था। और पाटलिपुत्र जो मगध की राजधानी हुआ करती थी, और वो जो क्षेत्र हुआ करता था वो क्या कहलाता था? मगध कहलाता था। तो इस प्रकार से इनका क्षेत्र फैला हुआ था। और मौर्य जो वंश था, मौर्य वंश का क्षेत्र इतना विस्तृत था कि इसके बाद में किसी भी वंश ने किसी भी काल में इतना ज़्यादा विस्तार भारत के क्षेत्र का नहीं हो पाया था। अंग्रेजों और मुगलों द्वारा भी इतना विस्तार नहीं कर पाए थे जितने कि चंद्रगुप्त मौर्य उसके बाद के शासकों ने किया था। मौर्य वंश के शासकों द्वारा इसका विस्तार इतना अधिक कर दिया गया था। सबसे ज़्यादा प्रथम और सबसे अंतिम जो साम्राज्य विस्तार किया गया था, सबसे ज़्यादा और सबसे पहली और सबसे अंतिम बार किसके द्वारा किया गया था? मौर्यों के द्वारा किया गया था। तो सबसे ऐतिहासिक जो वंश रहता है यहाँ पर मौर्य वंश रहता है। और मौर्य वंश की सीमाएं लगभग हिंदू कुश पर्वत से प्रारंभ होकर कावेरी तक जाती है। कहाँ तक जाती है? कावेरी तक जाती है। अब हम बात कर लेते हैं हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य का थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय हम देखेंगे, इसके विस्तार के बाद में हम बाद में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। इनके शासनकाल की बात करें हम, इनका जो शासनकाल था वो लगभग 322 या 23 ईसा पूर्व से लगभग 298 ईसा पूर्व तक रहा। कब तक रहा? 298 ईसा पूर्व तक इनका शासन रहा। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। यहाँ पर बात करें इनके जन्म की, चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म की हम बात करें तो ये 340 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता की बात करें तो इनके जो पिता थे उनका नाम था नंदराज। क्या नाम था? नंदराज। आगे इनकी माता की बात करें तो इनकी माता का जो नाम था, इनकी माता का नाम था मुरा। क्या था? मुरा। मुरा से ही मौर्य शब्द बन गया। आगे यहाँ पर आ जाता है इनकी पत्नी। तो दोस्तों, इनकी 2 पत्नियों के बारे में जिक्र मिलता है इतिहास में। जब हम पढ़ते हैं तो 2 पत्नियाँ यहाँ पर आती हैं। एक का नाम था दुर्धरा, एक का नाम था दुर्धरा। देखिए दोस्तों, क्या नाम था? दुर्धरा। और दुर्धरा से जो संतान उत्पन्न हुई थी, उसका नाम था बिंदुसार। क्या नाम था? बिंदुसार।
और भविष्य में जाकर ये बिंदुसारी शासक बनते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में। इनकी दूसरी पत्नी का नाम था हेलेना। क्या नाम था? हेलेना या कार्नेलिया। इसके दो नाम मिलते हैं, हेलेना या कार्नेलिया। इसके दो नाम मिलते हैं, हेलेना या कार्नेलिया। ये हेलेना या कार्नेलिया कौन थी दोस्तों? तो हेलेना या कार्नेलिया की बात करें तो जो सिकंदर था, सिकंदर के जो गवर्नर थे, सिकंदर के जो सेनापति थे सेल्यूकस निकेटर। कौन थे? सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी ये। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी कौन? हेलेना या कार्नेलिया। किसकी पुत्री थी? सेल्यूकस निकेटर की। सेल्यूकस निकेटर कौन था? जो सिकंदर थे उनके सेनापति, उनके गवर्नर थे कौन? सेल्यूकस निकेटर। इनकी पुत्री का विवाह, कार्नेलिया हेलेना का विवाह किससे हुआ? चंद्रगुप्त से हुआ। चंद्रगुप्त से इसका विवाह हुआ था और ऐसा माना जाता है कि ये भारतीय इतिहास का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह है। कौन सा है? भारतीय इतिहास का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह है, जब किसी भारतीय व्यक्ति ने किसी विदेशी महिला से शादी की, विवाह किया। कौन सा? हेलेना के साथ विवाह हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का। यहाँ पहले इनकी पत्नी दुर्धरा थी जिसे बिंदुसार का जन्म हुआ। और इनके पुत्रों की बात करें तो पुत्रों में से बिंदुसार का ज़्यादा हमें मिलता है इतिहास। तो यहाँ पर जो पुत्र थे इनके पुत्र एवं उत्तराधिकारी की बात करें, तो उनका नाम था बिंदुसार। क्या नाम था? बिंदुसार। इनकी माँ का क्या नाम था? इनकी माँ का नाम था दुर्धरा। क्या नाम था? दुर्धरा। मैंने आपको बताया यहाँ पर दुर्धरा बिंदुसार की माँ थी। तो इस प्रकार से इनका ये परिचय यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनका शासनकाल लगभग 322 से 330 ईसा पूर्व रहा और ये चला था लगभग 298 ईसा पूर्व तक। जन्म 340 ईसा पूर्व में हुआ। पिता का नाम नंदराज, माता का नाम मुरा। और यहाँ बात करें इनकी पत्नियाँ की तो दो पत्नियों का जिक्र मिलता है इतिहास में, दुर्धरा तथा कार्नेलिया या हेलेना। दुर्धरा के जो पुत्र थे उनका नाम बिंदुसार था और बिंदुसार ही अगले शासक बनते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में। दूसरी जो पत्नी थी हेलेना या कार्नेलिया, ये तो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी और सेल्यूकस निकेटर था सिकंदर का सेनापति, उसका गवर्नर। तो इसकी पुत्री से इनका विवाह हो गया था। इसके पीछे घटना थी, युद्ध हुआ था 305 ईसा पूर्व में। उसी के संधि की शर्तों के अनुसार ये विवाह हुआ था। इनके बाद में इनके जो पुत्र थे, जो मुख्य रूप से जिन पुत्र का जिक्र हमें देखने को मिलता है, उनका नाम था बिंदुसार और बिंदुसार की माँ का नाम था दुर्धरा। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने काफ़ी सारा प्रयास किया। यहाँ पर हमने मौर्य वंश को जानने का, जिसमें हमने चंद्रगुप्त, साथ में चाणक्य, घनानंद, तक्षशिला, अर्थशास्त्र, इनके क्षेत्र, इनकी उत्पत्ति, जाति, वर्ण आदि के बारे में बात कर ली। दोस्तों, इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के शासन और इसके विस्तार के बारे में, उसके किस प्रकार से इन्होंने अंत में संलेखना पद्धति द्वारा अपने प्राणों को त्यागा, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर बात करेंगे बिंदुसार की, जो इसके बाद में जो शासक बने थे। और अशोक मुख्य रूप से यहाँ पर तीन ही शासक होते हैं। पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरे बिंदुसार जो कि चंद्रगुप्त के ही पुत्र थे और बिंदुसार के पुत्र का नाम था अशोक। अंत में अशोक बनते हैं। सबसे ज़्यादा प्रश्न अशोक से, दूसरे नंबर पे चंद्रगुप्त से बनते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।